Hello everyone and welcome back to our channel Biology Impulse. Today in this session we are going to discuss about chapter number 13 of class 12, that is organisms and population, with the help of handwritten notes. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. The very first term is ecology. तो बेसिकली इकोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरैक्शन के लिए भी और साथ में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरैक्शन अबायोटिक एजेंट्स के साथ भी, यानी कि बायोटिक एजेंट्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं, साथ में वो बायोटिक एजेंट अबायोटिक इन्वायरमेंट के साथ किस तरीके से डील करते हैं। इसको हमने एक साइंस की सेपरेट ब्रांच में रखा है जिसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। ये जो टर्म है इसको दिया था A.G. टेंसले ने। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशनल लेवल ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी के कौन कौन से लेवल्स हैं। तो हमें पता है सबसे बेसिक लेवल होता है सेल, बिकॉज ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. Many cells combine to form the tissues, then after organs, and at last organism is formed. This is the basic that we all know. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलके एक पॉपुलेशन की फॉर्मेशन करते हैं और बहुत सारी पॉपुलेशन मिलके एक बायोटिक कम्युनिटी बनाती है। बायोटिक कम्युनिटी को कंप्राइज करता है हमारा इकोसिस्टम। बहुत सारे इकोसिस्टम से मिलके बनता है बायोम और बहुत सारे बायोम से मिलके बनता है बायोस्फीयर। ये बेसिक हमारा लेवल है जो हमको पता होना चाहिए। हो सकता है नीट के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। अब बेसिकली इकोलॉजी के अंदर 4 लेवल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पहला लेवल है ऑर्गेनिज्म, दूसरा है पॉपुलेशन, द थर्ड वन इज़ कम्युनिटीज़ एंड द लास्ट वन इज़ बायोम। इस चैप्टर के अंदर हम ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन के बारे में ही बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। बेसिकली एनवायरनमेंट के अंदर जितना भी फिजिकल या बायोटिक कंडीशंस हैं वो किस तरीके से किसी एक एरिया के अंदर रहती हैं और मिलके उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए असेंशियल होती हैं, उसको हम इन्वायरमेंट में इंक्लूड करते हैं। डिफरेंट सीजन्स हैं हमारी अर्थ के ऊपर, वो 2 रीजन्स की वजह से होते हैं। पहला है कि हमारा जो अर्थ है वो सन के अराउंड रोटेट करता है जिसकी वजह से अलग अलग सीज़न बनते हैं, और दूसरा है हमारी टिल्टिंग ऑफ एक्सिस, यानी कि हमारी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस से थोड़ी सी स्लाइटली टिल्टेड है जिसकी वजह से भी अलग अलग सीजन्स की फॉर्मेशन होती है। हमारे यहाँ बहुत सारे अलग अलग तरीके के बायोम्स अवेलेबल हैं। एग्जाम्पल है डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड टुंड्रा वेजिटेशन। अब हमने ये तो एग्जाम्पल्स पढ़ ली कि बायोम्स हैं कौन कौन से, लेकिन उन बायोम्स की फॉर्मेशन कैसे होती है उनके लिए भी 2 रीज़न हैं। पहला है कि हमारे यहाँ पे कितना टेम्परेचर या फिर कितनी लाइट की इंटेंसिटी आ रही है, उसकी वजह से अलग अलग तरीके के बायोम्स की फॉर्मेशन होती है। और दूसरा मेजर फैक्टर है कि वहाँ पे कितने अमाउंट का प्रेसिपिटेशन हो रहा है। यहाँ पे पॉइंट टू बी रिमेंबर ये है कि जो प्रेसिपिटेशन है उसके अंदर रेन और स्नो दोनों को इंक्लूड किया जाता है। इन एनुअल प्रेसिपिटेशन लेवल और लाइट इंटेंसिटी के बेसिस पे अलग अलग तरीके के बायोम्स की फॉर्मेशन होती है। अब हमारी एनसीईआरटी की बुक में एक फिगर दे रखा है जिसके अंदर आपको अलग अलग तरीके के बायोम्स के अंदर कितना एनुअल प्रेसिपिटेशन हो सकता है और कितना एनुअल टेम्परेचर और लाइट इंटेंसिटी आती है, उसके बेसिस पे अलग अलग तरीके के बायोम्स की फॉर्मेशन हुई है। फॉर एग्जांपल लो टेम्परेचर, एनुअल प्रेसिपिटेशन लेवल इज़ ऑल्सो लो and temperature is also low, then there is a formation of Arctic and alpine tundra. इसके साथ साथ हमारे पास कॉर्निफर फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एरियाज, ग्रासलैंड और डेजर्ट की फॉर्मेशन होती है। किसी एक बायोम के अंदर कितने अमाउंट की लोकल वेरिएशन या रीजनल वेरिएशन देखी जा रही हैं, उसके बेसिस पे अलग अलग तरीके की हैबिटेट्स बनती हैं और उन्हीं हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं मेजर अबायोटिक फैक्टर्स के, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोला कि इकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में भी इंटरैक्ट करते हैं और साथ में अपने अबायोटिक इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं। तो वो कौन कौन से अबायोटिक फैक्टर्स हैं उनकी यहाँ पे हम कंसिडरेशन लेंगे। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं 4 मेजर अबायोटिक फैक्टर्स को। पहला है टेम्परेचर, दूसरा है वाटर, द थर्ड वन इज़ लाइट एंड द लास्ट वन इज़ सॉइल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द टेम्परेचर। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाने लगते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, यानी कि इक्वेटर के पास ज़्यादा टेम्परेचर होगा और पोल्स के पास कम टेम्परेचर होगा। सेम चीज़ प्लेन्स और माउंटेन टॉप के ऊपर भी है कि प्लेन एरियाज़ के अंदर ज़्यादा टेम्परेचर होता है एज़ कम्पेयर टू माउंटेन एरियाज़ के। तो जैसे जैसे हम प्लेन से माउंटेन एरिया की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाएगा।
अब ये टेम्परेचर इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्यों किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए, क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है? उसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं एंजाइम्स। और हमने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो अपने बेस्ट फंक्शन करते हैं एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर। तो अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा हुआ तो उसकी वजह से जो एंजाइम्स की काइनेटिक्स है वो अफेक्ट होगी, और अगर एंजाइम की काइनेटिक्स अफेक्ट हुई तो उसकी वजह से उस ऑर्गेनिज्म का जो मेटाबॉलिज्म है साथ में उसकी जो फिजियोलॉजी है वो भी अफेक्ट हो जाएगी। दैट्स वाई किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए टेम्परेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब टेम्परेचर कितना है, कितना वो विदस्टैंड कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म, उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म होते हैं दो तरीके के। पहले होते हैं यूरोथर्मल एंड द लास्ट वन इज स्टीनोथर्मल। जो ऑर्गेनिज्म एक बहुत वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को सर्वाइव कर लेते हैं उनको हम बोलते हैं यूरोथर्मल, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक बहुत ही कम अमाउंट के टेम्परेचर पे ही सर्वाइव कर पाते हैं। कम टेम्परेचर का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे लोअर टेम्परेचर होना चाहिए, नैरो रेंज, यानी कि वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टेम्परेचर लेवल पे ही एक्टिव रह सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं, अदरवाइज उनके जो एंजाइम्स है वो डीनेचर हो सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं स्टीनोथर्मल। यूरोथर्मल का एग्जाम्पल है मैन, डॉग, कैट एक्सेट्राज, वेयर स्टीनोथर्मल का एग्जाम्पल है क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट एंड पेंगुइन्स एक्सेट्राज। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ वाटर। तो हमें पता है कि हमारी जो लाइफ है वो ऑरिजिनेट हुई थी वाटर से ही, और साथ में बिना वाटर के हमारी लाइफ अनसस्टेनेबल है। सो वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर। अब हमें लगता होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स एक्वाटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको तो कभी पानी की स्कैरसिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्वाटिक हैबिटेट्स के लिए भी जो पानी की क्वालिटी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पानी की क्वालिटी के अंदर हम कौन कौन से पैरामीटर्स को लेते हैं? पहला है उस पानी की पीएच वैल्यू, सेकेंड है उसकी सलाइनिटी यानी कि उसके अंदर कितना सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, और तीसरा है पानी का टेम्परेचर। उसके बेसिस पे जो अलग अलग एक्वाटिक लाइफ है वो उस पानी के अंदर सर्वाइव कर सकती है। अगर इन तीनों टेम्परेचर्स के अंदर या फिर सलाइनिटी या पीएच वैल्यू, इन तीनों पैरामीटर्स के अंदर भी अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आई तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर हम सलाइन कंडीशंस की बात करें तो जो इनलैंड वाटर होता है उसकी सलाइनिटी लेस देन 5 होती है। जो सी का पानी होता है उसकी सलाइन कंडीशन अराउंड 30 टू 35 के आसपास होती है, और जो हाइपर सलाइन लगून्स हैं उनके अंदर सलाइनिटी कंडीशन 100 को भी क्रॉस कर जाती है। नाउ इसकी सलाइन कंडीशन कैसी हैं, उसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ यूरोहलाइन एंड द सेकेंड वन इज स्टीलोहलाइन। यूरोहलाइन वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक वाइड रेंज ऑफ सलाइन एरिया को सर्वाइव कर जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है ग्रीन कार्ब, ईल्स एक्सेट्रास। वहीं अगर हम स्टीनोहलाइन की बात करें तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और इसका एग्जाम्पल है गोल्ड फिश एंड हेडॉक एक्सेट्रास। नाउ जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सी में नहीं रह सकते, और जो सी वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते। उसके पीछे का रीज़न है वहाँ का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि उनकी बॉडी एक पर्टिकुलर ऑस्मोटिक रेगुलेशन या ऑस्मो रेगुलेशन करती है। अगर उनको उनके हैबिटेट से या फिर फॉर एग्जांपल सलाइन ऑर्गेनिजम्स को या मराइन ऑर्गेनिजम्स को अगर हम फ्रेश वाटर में लेके आएंगे तो उनका पूरा ऑस्मोसिस बिगड़ जाएगा, हो सकता है कि उनकी वजह से उनकी डेथ हो जाए। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज़ लाइट। लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जितने भी ऑटोट्रॉप्स हैं उन सबको अपना खाना बनाने के लिए लाइट की ज़रूरत है, और जब फोटोसिंथेसिस होता है तभी जाके खाना भी मिलता है, और साथ में हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट गैस है दैट इज़ ऑक्सीजन, वो भी फोटोसिंथेसिस से ही इवॉल्व होती है। जो छोटे प्लांट होते हैं जैसे कि हर्ब्स हैं, शर्ब हैं, उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है कि वो लो लाइट कंडीशन के अंदर भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। उन्होंने ये अडेप्टेशन इसलिए की है क्योंकि उनके ऊपर हमेशा जो टॉल ट्रीज़ हैं उनकी कैनोपी प्रेजेंट रहती है, जिसकी वजह से उनके पास बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी नहीं आ पाती है। दैट्स वाई दे अडेप्ट देमसेल्फ टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इवन अंडर द लो लाइट कंडीशंस। अब जो प्लांट है वो सनलाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके फोटो पीरियडिक कंडीशन फॉर एग्जांपल फ्लावरिंग वगैरह के लिए भी। वहीं अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स भी लाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। एनिमल्स के लिए दो फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं, पहला है लाइट इंटेंसिटी और दूसरा है लाइट ड्यूरेशन।
लाइट इंटेंसिटी के अंदर डायरेनल और सीजनल वेरिएशन एनिमल्स फॉलो करते हैं। वहीं लाइट ड्यूरेशन की वजह से फॉरेजिंग, रिप्रोडक्शन और माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ को वो कर सकते हैं। फॉरेजिंग का मतलब होता है सर्चिंग ऑफ फूड, तो अपना खाना ढूंढना, रिप्रोडक्शन और साथ में माइग्रेशन का काम वो लाइट ड्यूरेशन के हिसाब से करते हैं। नाउ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत ज़्यादा डीप सी में रहते हैं, तो उनको सन नाम का कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता उनको नहीं पता। तो ऐसी कंडीशन में उनके वहाँ सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, क्योंकि हमारे पास तो सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट है, सन है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस बनता है और हमारा खाना मिल पाता है हमें। लेकिन जो डीप सी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी एनर्जी का सोर्स उनके पास आती हैं केमिकल रिएक्शंस, यानी कि हमेशा कीमोसिंथेसिस करते हैं, उसकी मदद से ही वो एनर्जी को जनरेट या फिर फूड को प्रोड्यूस करा पाते हैं। नाउ द लास्ट वन इज सॉइल। सॉइल की नेचर कैसी होगी या उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है और उस सॉइल की वेदरिंग प्रोसेस क्या हुई है। वेदरिंग प्रोसेस का मतलब होता है बड़ी बड़ी रॉक्स का टूटना और उनसे सॉइल की फॉर्मेशन होना। तो किस तरीके से वेदरिंग प्रोसेस हुआ, क्या वहाँ की कंडीशंस रही, या फिर जहाँ पे फ़िलहाल सॉइल है उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी हैं, उसके बेसिस पे हमारे सॉइल का नेचर और प्रॉपर्टी होता है। अब जो सॉइल की पर्कोलेशन और जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो भी 3 चीज़ों की वजह से डिटरमाइन की जाती है। पहला है वहाँ की सॉइल की कॉम्पोजिशन कैसी है, दूसरा उसका ग्रेन साइज़ कितना है, और तीसरा उसका ग्रेगुलेशन कैसा है। पर्कोलेशन का मतलब होता है कि कितनी स्पीडली जो वाटर है वो सॉइल के थ्रू होता हुआ नीचे चला जाता है, दूसरे हॉरिजॉन्स में एंटर करता है। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि सॉइल कितनी देर तक वाटर को अपने ऊपर होल्ड कर सकती है। नाउ कौन से टाइप की वेजिटेशन या कौन से टाइप के प्लांट मिलेंगे किसी एरिया के अंदर, ये डिटरमाइन किया जाता है कि वहाँ का जो सॉइल है उसका पीएच कैसा है, और दूसरा है कि वहाँ का मिनरल कॉम्पोजिशन कैसा है, कि किस तरीके के मिनरल्स वहाँ पाए जा रहे हैं, और तीसरा है कि वहाँ की टॉपोग्राफी कैसी है, उसके बेसिस पे डिपेंड होगा कि वहाँ पे किस तरीके की वेजिटेशन पाई जाएगी। नाउ द रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर, यानी कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अगर उन्हें सर्वाइव करना है तो उन्हें अबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरैक्ट करना पड़ेगा। तो वो किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, किस तरीके से उनका रिस्पॉन्स होता है, वो इस टॉपिक में है। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे बहुत सारी स्पीशीज़ ने अपना एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन कर लिया, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर जो बेस्ट टेम्परेचर या बेस्ट ऑस्मोटिक कंडीशन है उनको उन्होंने रेगुलेट किया, ताकि उनकी बॉडी बेस्ट फंक्शन वहाँ पे कर सके, ताकि उनकी बॉडी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम कर सके, जिसकी वजह से उन स्पीशीज़ की जो ओवरऑल फिटनेस है वो इन्हांस हुई। यानी सिंपल इन शॉर्ट में जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ बहुत सारी स्पीशीज़ ने एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करना शुरू कर दिया, और उस इंटरनल एनवायरनमेंट के ऊपर उनकी बॉडी बेस्ट फंक्शन करती है। और इसी से एक टर्म आती है दैट इज़ होम्योस्टेसिस, दैट इज़ द एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटसाइड टेम्परेचर। यानी कि यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, ये अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटसाइड टेम्परेचर, यानी कि आउटसाइड का टेम्परेचर कैसा है इस बात से इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे वो टेम्परेचर कम हो या ज़्यादा हो बाहर का, फिर भी वो ऑर्गेनिज्म अपना एक कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। इस एबिलिटी को बोला जाता है हेमियोस्टेसिस। नाउ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स कोप अप विद द एनवायरनमेंट। अलग अलग तरीके के एनवायरमेंटल कंडीशंस में ऑर्गेनिज्म किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, किस तरीके के वो पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास 4 तरीके हैं एनवायरनमेंट से कोप अप करने के लिए। फर्स्ट वन इज़ रेगुलेट, सेकेंड वन इज़ कन्फॉर्म, थर्ड वन इज़ माइग्रेशन एंड द लास्ट वन इज़ सस्पेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट रेगुलेट। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना हेमियोस्टेसिस मेंटेन कर लेते हैं, चाहे वो किसी फिजियोलॉजिकल तरीके से हो या फिर वो किसी बिहेवियरल मीन्स से हो, और वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको हम रेगुलेटर्स बोलते हैं। जितने भी बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं और कुछ जो लोअर वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट हैं, उन्होंने अपना हेमियोस्टेसिस मेंटेन कर लिया है 2 तरीके से। पहला उन्होंने अपना थर्मो रेगुलेशन किया है और दूसरा उन्होंने ऑस्मो रेगुलेशन किया है। थर्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि उन्होंने अपना टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर इंटरनल मेंटेन करना शुरू कर दिया है। वहीं पे ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि उनकी बॉडी का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, तो उन्होंने अपना ऑस्मोसिस भी मेंटेन करना शुरू कर दिया।
हमारी बॉडी की क्या क्या फिजियोलॉजिकल एक्सरसाइज हैं जिसकी मदद से हम अपना हेमियोस्टेसिस मेंटेन रख सकते हैं। पहला है ड्यूरिंग समर। तो समर के टाइम पे बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसी कंडीशन में कहीं बाहर वाला टेम्परेचर हमारी बॉडी की एक्टिविटी को इफ़ेक्ट ना करे, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं, जिसकी मदद से जितनी भी हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा हीट है हम उसको लूज़ आउट कर देते हैं और हमें स्वेटिंग के बाद एक कूलिंग इफेक्ट आता है। वहीं अगर हम विंटर की बात करें तो विंटर्स के टाइम पे बाहर वाला टेम्परेचर कम है, वहीं हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर हमने मेंटेन करना है 37 डिग्री सेल्सियस। ऐसी कंडीशन में हमने चाहिए एक्स्ट्रा हीट, और वो एक्स्ट्रा हीट जनरेट करने के लिए हम शिवर करते हैं। तो ये हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्सरसाइज हैं जिसकी मदद से हम अपना हेमियोस्टेसिस मेंटेन कर पाते हैं। नाउ द सेकेंड वन इज़ कन्फर्म। तो मेजॉरिटी जो ऑर्गेनिजम्स की है, यानी कि 99% जो एनिमल्स हैं और ऑलमोस्ट जितने भी प्लांट हैं, वो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली मेंटेन नहीं रख पाए हैं। उनकी बॉडी का टेम्परेचर डिपेंड करता है कि वहाँ का एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है। एम्बिएंट टेम्परेचर का मतलब होता है आउटसाइड टेम्परेचर, यानी कि जितना बाहर के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा उतना ही टेम्परेचर इनकी बॉडी का भी टेम्परेचर होगा। Same, the osmotic concentration of the body fluids changes with that of the ambient water osmotic concentration. Such an animal or the plant are simply called as conformer. यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना एक कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं और साथ ही वो अपना ऑस्मोटिक बैलेंस भी मेंटेन नहीं कर पाते, उनकी बॉडी का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करेगा कि बाहर का एम्बियंट ऑस्मोटिक कंडीशंस कैसी हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं कन्फॉर्मर्स। यानी रेगुलेटर वो हुए जो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं, जो अपना हेमियोस्टेसिस मेंटेन कर लेते हैं। वहीं पे कन्फॉर्मर्स वो होते हैं जो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जहाँ से हर साल बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज़ द हीट गेन एंड हीट लॉस इज़ अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। कि कितनी हीट गेन होगी या कितनी हीट लॉस होगी वो डिपेंड करता है उसके सरफेस एरिया के ऊपर। अगर हम स्मॉलर एनिमल्स की बात करें तो उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उनकी वॉल्यूम के कंपैरिजन में। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं ये जिनका वॉल्यूम ज़्यादा है और उनका वॉल्यूम बेसिकली कम है और उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है। अब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा वो उतना ही ज़्यादा हीट को लूज़ करेंगे, जिसकी वजह से वो ऐसे जो एनिमल्स है, जो छोटे एनिमल्स हैं, वो पोलर एरियाज़ के अंदर नहीं पाए जाते। पोलर एरियाज़ बेसिकली बहुत ज़्यादा ठंडे एरियाज़ होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो हीट लूज़ बहुत जल्दी करेंगे क्योंकि उनके बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है और इंटरनल बॉडी टेम्परेचर वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ऐसी कंडीशन में उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से वो हीट लूज़ कर देते हैं, और यही मेन रीज़न है कि जो स्मॉल एनिमल्स हैं, जो छोटे साइज़ के एनिमल्स हैं, वो पोलर एरियाज़ के अंदर नहीं पाए जाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जिनसे ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसी सेम चीज़ को हम एक ग्राफ की मदद से समझ लेते हैं, जहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है एक्सटर्नल टेम्परेचर, यानी कि बाहर की कंडीशंस कैसी हैं। वहीं हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है कि वहाँ पे इंटरनल जो हमारा टेम्परेचर या ऑस्मोटिक कंडीशंस हैं वो कैसी हैं। तो जो रेगुलेटर्स हैं वो अपना कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटसाइड टेम्परेचर, कि डजेंट मैटर आउटसाइड का जो टेम्परेचर है वो कम है चाहे वो ज़्यादा है। जो रेगुलेटर्स हैं वो अपना एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर या ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करके रखेंगे। वहीं पे अगर हम कन्फॉर्मर्स की बात करें तो जैसे जैसे हमारा इंटरनल लेवल बढ़ता है, एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ता है, बिल्कुल वैसे वैसे कन्फॉर्मर्स का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो भी बढ़ने लगता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कन्फॉर्मर्स बोलते हैं। और फिर आते हैं पार्शियल रेगुलेटर। पार्शियल रेगुलेटर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक लिमिट तक तो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख पाते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाते हैं। उनका इंटरनल टेम्परेचर भी फिर एम्बिएंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही चलता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन बेसिकली एक टेम्पररी मूवमेंट होता है, कोई परमानेंट चेंज नहीं लेके आ रहे, एक टेम्पररी मूवमेंट हो रहा है स्ट्रेसफुल कंडीशन से किसी फेवरेबल कंडीशन की तरफ। फॉर एग्जांपल कि हम लोग समर के टाइम पे दिल्ली से शिमला की तरफ चले जाएं, तो शिमला में हमारा जाना एक टेम्पररी मूवमेंट है। जैसे ही दिल्ली में वापस नॉर्मल कंडीशंस आएंगी हम शिमला से वापस दिल्ली आ जाएंगे। दिस इज़ बेसिकली एन एनालॉगी ऑफ माइग्रेशन, कि माइग्रेशन के अंदर
टेम्पररी मूवमेंट होता है ऑर्गेनिजम्स का, अनफेवरेबल कंडीशन से निकल के वो फेवरेबल कंडीशन की तरफ आते हैं, और जैसे ही उनकी हैबिटेट के अंदर वापस नॉर्मल कंडीशन आती हैं वो वापस से अपनी हैबिटेट के अंदर चले जाते हैं। एग्ज़ाम्पल है इसका कि हर साल विंटर के टाइम पे भरतपुर राजस्थान में एक क्लाइडो नेशनल पार्क है, जहाँ पे बहुत सारी साइबेरियन क्रेन्स जो हैं वो साइबेरिया से या फिर बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया से भरतपुर के अंदर आती हैं, क्योंकि उनके वहाँ एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस आ चुकी होती हैं जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल है। ऐसी कंडीशन में वो साइबेरिया जैसी जगह से माइग्रेट करके इंडिया के राजस्थान के क्लाइडो नेशनल पार्क में आती हैं, और जैसे ही उनके साइबेरिया में वापस नॉर्मल कंडीशन आती हैं ये यहाँ से वापस मूव कर जाती हैं। नाउ द लास्ट वन इज सस्पेंड। कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंगस हैं और साथ में कुछ लोअर प्लांट भी हैं जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस आने पे अपनी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कम कर देते हैं, और साथ में वो अपने थिक वॉल स्पोर की फॉर्मेशन कर लेते हैं जिसको हम सिस्टेशन भी बोलते हैं। उस थिक लेयर को हम सिस्ट बोलते हैं और उसके बनने के प्रोसेस को हम इंसिस्टेशन बोलते हैं। और जैसे ही वापस से फेवरेबल कंडीशन आती हैं फिर से वो जो स्पोर्स थे वो जर्मिनेट कर जाते हैं। यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन आई तो उन्होंने एक बहुत मोटी सी लेयर बना ली जिसको हमने सिस्ट बोला। जैसे ही वापस फेवरेबल कंडीशन आई उन्होंने जर्मिनेट करना शुरू कर दिया। अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो माइग्रेट नहीं कर पाते हैं। ऐसी कंडीशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म टाइम को एस्केप करते हैं। 3 तरीके से ये एस्केप हो सकता है। पहला है हर्बिनेशन, दूसरा है एसिटिवेशन एंड द थर्ड वन इज डायपॉज। हर्बिनेशन बेसिकली विंटर सीजन को अवॉइड करने के लिए किया जाता है जिसको हम विंटर स्लीप भी बोलते हैं, और इसका एग्जाम्पल है बियर। नाउ नेक्स्ट इज एसिटिवेशन। दिस इज टू अवॉइड द समर कंडीशन एंड इट इज़ सीन इन द स्नेल एंड फिशेस। वहीं अगर हम डायपॉज की बात करें तो यहाँ पे एक सस्पेंडेड डेवलपमेंट की स्टेज है, यानी कि यहाँ पे सारी तरीके की जो डेवलपमेंट होती हैं वो रुक जाती हैं, और ऐसी स्टेज देखने को मिलती है जू प्लैंकटन के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बोर्ड के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नीट के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अडेप्टेशन, कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट के अंदर रहने के लिए अलग अलग तरीके की अडेप्टेशंस करते हैं। बेसिकली एक ऐसा एट्रीब्यूट है ऑर्गेनिजम्स का जो कि उनको उनके हैबिटेट के अंदर सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने में मदद कराता है। ये एट्रीब्यूट से ये जो अडेप्टेशंस है वो किस तरीके की हो सकती हैं, तो हमारे पास 3 तरीके हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ मॉर्फोलॉजिकली, दैट इज़ द चेंज इन देयर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी। Now the second one is physiology, that is the change in their internal organs or internal things, and the last one is behavioral. Now first we will talk about the adaptation in kangaroo rat. जो कंगारू रैट है वो डेजर्ट वाले बायोम में पाया जाता है, और ये अपना मेटाबॉलिज्म और जो इंटरनल वाटर कंडीशंस होती हैं उनको 2 तरीके से पूरा करता है। पहला है कि ये अपने फैट को ऑक्सीडाइज कर लेता है जिसकी वजह से वहाँ पे H2 एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज़ होता है, यानी कि ये अपने फैट को ऑक्सीडाइज करेगा जिसकी वजह से पानी रिलीज़ होगा, तो इसकी जो वाटर कंडीशंस थी वो फुलफिल हो जाएंगी। दूसरा इसके पास तरीका है कि इट कैन कॉन्सेंट्रेट इट्स यूरिन, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा वाटर लॉस को भी प्रिवेंट कर सकता है। नाउ द सेकेंड वन इज़ डेजर्ट प्लांट। तो डेजर्ट प्लांट अपने आप को अडेप्ट करने के लिए 4 तरीके अपनाते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कि उनकी लीफ सर्फेस के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा थिक लेयर आ जाती है क्यूटिकल की। बेसिकली क्यूटिकल एक बहुत ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंट लेयर है, एक वैक्सी लेयर होती है जो कि वाटर रेजिस्टेंट है, यानी कि वो पानी को बाहर नहीं जाने देती। सेकेंड इज़ कि उनके जो स्टोमेटाज होते हैं बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम संकन स्टोमेटाज भी बोलते हैं, ताकि स्टोमेटा के थ्रू भी वाटर लॉस को कम किया जा सके। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ कि वो कैम पाथवे को फॉलो करते हैं, जिसका मतलब ये है कि उनके जो स्टोमेटाज होते हैं वो दिन के टाइम पे बंद रहते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस ना हो। एंड द लास्ट मैथड इज़ दैट देयर लीव्स आर रिड्यूस्ड इनटू स्पाइन, कि उन्होंने अपनी लीफ को रिड्यूस करके स्पाइन में कन्वर्ट कर लिया है और उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का काम उनकी स्टेम करती है। नाउ द थर्ड वन इज़ मैमल्स, कि जो मैमल है वो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर किस तरीके से अपने आप को अडेप्ट करते हैं। जो मैमल्स हैं उनके पास शॉर्टर ईयर और लिम्ब होते हैं ताकि वो अपनी हीट लॉस को प्रिवेंट कर सकें या फिर अपनी हीट लॉस को सबसे मिनिमम लेवल पे लेके आ सकें, और इसी को हम एलन रूल भी बोलते हैं। जो एक्वाटिक मैमल्स हैं जैसे कि सील वगैरह, वो अपने एक
स्किन के नीचे एक बहुत ही फैट की एक थिक लेयर बना लेती हैं, जिसको हम ब्लबर भी बोलते हैं, जिसकी वजह से जो हीट है वो उस लेयर को क्रॉस करके बाहर की तरफ नहीं जा पाती। क्योंकि हमें पता है कि फैट स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू के अंदर, और एडिपोज टिश्यू एज अ इंसुलेटर फंक्शन करते हैं। तो इनकी फ़ैट की लेयर होने की वजह से इनकी बॉडी की जो इंटरनल हीट है वो बाहर नहीं आती और ये अपना हीट को मेंटेन कर पाते हैं। नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ डेजर्ट लिजार्ड, कि जो डेजर्ट लिजार्ड है वो किस तरीके से अपने अंदर चेंज लेके आती है। ना तो वो कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंज लेके आती, ना वो कोई फिजियोलॉजिकल चेंज लेके आती है। लिजार्ड्स बेसिकली बिहेवियरल चेंजेस लेके आती हैं, जिनके हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं। पहला ये कि जैसे ही डेजर्ट लिजार्ड का जो टेम्परेचर है वो कंफर्ट जोन के नीचे आ जाता है, तो जो डेजर्ट लिजार्ड हैं वो सन के बाहर आ जाती हैं, सन धूप में आ जाती हैं, ताकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर सकें। जैसे ही उनको लगता है कि उनका जो टेम्परेचर है वो कंफर्ट जोन से ज़्यादा हो रहा है, ऐसी कंडीशन में वो शेड्स में चली जाती हैं, यानी कि छाया वाले एरिया में चली जाती हैं। बेसिकली क्या कर रही हैं कि अगर इनका टेम्परेचर कम हो रहा है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इनका कम हो रहा है, ऐसी कंडीशन में वो धूप में आ जाती हैं ताकि हीट को एब्जॉर्ब कर सकें। जैसे ही उनको लगता है कि उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो छाँव वाले एरिया में चली जाती हैं, वो शेड में मूव कर जाती हैं। So that's all for today. If you have liked our video, then please do not forget to like, share and subscribe our channel, and also you can tell us your views in our comment section as well. Thank you so much.